नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें आज आपको बताएंगे बारामती और राहुरी सीट के उपचुनाव का ऐलान कौन सी तारीख को हुआ है और कब नतीजे आएंगे। बात करेंगे विधान भवन की, क्योंकि एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सोनम वांगचुक की रिहाई पर पठान किस तरीके से भड़के और एआईएमआईएम ने कैसे मोदी को कटघरे में किया, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और बात करेंगे एलपीजी किल्लत की, साथ ही साथ महाराष्ट्र में किस तरीके से सिर्फ 50,000 के लिए युवक का अपहरण किया गया और वो शर्मनाक हरकत जिसने भी देखा वो दंग रह गया। लेकिन उससे पहले एक नजर महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइन पर। महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी सीट के उपचुनाव का ऐलान 23 अप्रैल को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र बजट सत्र के बीच विधान भवन को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला। एलपीजी किल्लत के बीच सरकार पर भड़के संजय राउत, बोले देश परेशान है और बीजेपी चुनाव प्रचार में मस्त। महाराष्ट्र में 50,000 के लिए युवक का अपहरण, पेड़ से उल्टा लटकाकर बर्बरता से पिटाई, जख्मों में मिर्च डाली। खबरों में सबसे पहले बात उपचुनाव को लेकर होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी विधानसभा सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति में अहम मानी जाती हैं। इन दोनों सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही सीटों पर विधायकों के निधन के बाद ये निर्वाचन क्षेत्र खाली हो गए थे। उपचुनाव के ऐलान के बाद अब राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। राहुरी सीट बीजेपी के शिवाजी कर्डिले और बारामती सीट अजीत पवार के निधन के चलते खाली हुई। महाराष्ट्र की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी होगी। 6 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और 7 अप्रैल नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख है। 9 अप्रैल 2026 को उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। वोटिंग की तारीख 23 अप्रैल रखी गई है और 4 मई 2026 को मतगणना होगी। बात बारामती की करें तो ये पूरे जिले में स्थित है और राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। ये सीट लंबे समय से शरद पवार के परिवार का राजनीतिक गढ़ मानी जाती रही। यहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार कई बार विधायक चुने गए हैं। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोपीचंद पडळकर को बड़े अंतर से हराया था। उस चुनाव में अजित पवार को 1,95,641 वोट मिले थे, जबकि गोपीचंद पडळकर को 30,376 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह अजित पवार ने 1,65,265 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, जो उस चुनाव में राज्य की सबसे बड़ी जीतों में से एक था। सामाजिक समीकरण की बात करें तो बारामती में मराठा समुदाय सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा धनगर, अन्य ओबीसी, दलित और मुस्लिम मतदाता भी यहां अच्छी संख्या में हैं। सहकारी चीनी मिलों, कृषि संस्थानों और सहकारी बैंकों के नेटवर्क के कारण इस क्षेत्र में पवार परिवार का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से काफी मजबूत माना जाता रहा है और यहां पर पूरा वोट बैंक पवार परिवार का ही रहा। वहीं अहिल्या नगर, यानी जिसका पुराना नाम अहमदनगर था, जिले की राहुरी विधानसभा सीट मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां के लिए भी तारीख का ऐलान किया गया कि यहां पर चुनाव होगा। दरअसल यहां की राजनीति पर भी मराठा समुदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि माली, धनर जैसे ओबीसी समुदायों के साथ दलित और मुस्लिम वोट भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,09,234 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवाजी कर्डिले को 85,908 वोट ही मिल पाए थे। इस चुनाव में तनपुरे ने कर्डिले को 23,212 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवाजी कर्डिले ने इस सीट पर वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे को लगभग 14,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा डाला था। अक्टूबर 2025 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके निधन के कारण यह सीट भी खाली हो गई और अब यहां भी उपचुनाव हो रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों की गतिविधियां अब इन दोनों सीट पर काफी तेज हो गई हैं। दरअसल पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति में इन दोनों सीटों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां स्थानीय सहकारी संस्थाओं, कृषि अर्थव्यवस्था और जातीय समीकरणों का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है।
बारामती को जहां पवार परिवार की मजबूत पकड़ वाली सीट माना जाता है, वहीं राहुरी में अलग अलग चुनावों में बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हमेशा से देखने को मिलता रहा है। ऐसे में दोनों सीटों के खाली होने के बाद संभावित उपचुनाव राज्य की राजनीति के लिए अहम माने जा रहे हैं। अब बात महाराष्ट्र विधानसभा की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस बीच विधान भवन को लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक बार फिर ऐसी तस्वीर देखने को मिली। विधान भवन कार्यालय के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर बम होने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद से परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ईमेल भेजने वाले का अब तक कोई अता पता तो नहीं चल पाया। आरोपी अज्ञात है। बता दें, इससे पहले भी मुंबई कोर्ट को और कई इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बम की धमकी का मामला संज्ञान में आते ही सुरक्षा कर्मियों ने विधान भवन परिसर को खाली कराया। तुरंत डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता बुलाया और परिसर में गहन जांच की गई। इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसके चलते परिसर में कई विधायक, मंत्री और वीआईपी अधिकारी मौजूद हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और पुलिस परिसर चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। विधान भवन में सभी एंट्री और एग्जिट गेट लगातार बंद चल रहे हैं। हालांकि समय समय पर इसे खोला जाता है, क्योंकि जब से विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जब से हम देख रहे हैं कि ना तो आम जनता और मीडिया कर्मी अंदर आ जा सकते हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन में पुलिस को अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि बिना किसी लापरवाही के परिसर को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। फिलहाल अभी सुरक्षा कर्मी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। खबरों में बात अब विपक्षी पार्टी की करते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत रद्द किए जाने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने खुशी जताई। साथ ही केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि आपने 6 महीने तक एक बेकसूर इंसान को जेल में डाल दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? लगातार बीजेपी ऐसे कृत्य करती है और बीजेपी माफी भी नहीं मांगती। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जोधपुर जेल से रिहा हो गए। सरकार ने उनके खिलाफ जो कानून लगाया था उसे हटा दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक ने जो 6 महीना जेल में बिताया, जो बेकसूर थे, उनके 6 महीने की जेल की भरपाई कौन करेगा? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 मार्च को एक बयान जारी करते हुए कहा कि विचार विमर्श के बाद सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार लद्दाख की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। दरअसल लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के प्रावधानों के तहत 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। केंद्र सरकार का कहना है कि 24 सितंबर 2025 को लेह में उत्पन्न हुई गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। खबरों में बात अब संजय राउत की होगी। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। देश भर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर मचे हाहाकार के बीच संजय राउत ने दावा किया कि सरकारें झूठ बोल रही हैं और समस्या का निपटारा करने के बजाय सत्ताधारी दल चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। संजय राउत ने यह भी दावा ठोका कि महाराष्ट्र में 40% से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, सभी जगहों पर सिलेंडरों की कमी है और मोदी फडणवीस सरकारें शांत हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के फेलियर की वजह से भारत को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी और उनके सहयोगी दल केंद्र और राज्य स्तर पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दक्षिण में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। संजय राउत इतना ही कहकर नहीं रुके, बल्कि होटल इंडस्ट्री 40% तक बंद हो चुकी है, यह भी कहा गया। और कहा गया कि अब तक ना तो मुख्यमंत्री फडणवीस, ना ही डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कोई बयान दिया, जबकि फडणवीस की तरफ से इस पर बयान दिया गया है, लेकिन वो संजय राउत को नजर नहीं आ रहा। संजय राउत ने कहा कि जैसे नोटबंदी के दौर में कतारें लगती थीं, वैसे ही कतारें अब लग रही हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है कि सरकार की विदेश नीति असफल साबित हुई है। आप किस मुंह से ईरान से बात करने जाएंगे? ये जरूरी है कि भारत तटस्थ रुख अपनाए और ईरान को नैतिक समर्थन दे। हमारे राजनयिक संबंध केवल तेल टैंकरों की सुविधा प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रहते हैं। बीजेपी पर भड़कते हुए
संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में नारेबाजी हो रही है, नरेंद्र भाई गायब, सिलेंडर गायब। इस पर चर्चा करने के लिए बैठक कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री फिलहाल उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो चुनाव प्रचार में बिजी हो गए हैं। खबरों के आखिर में बात एक ऐसी घटना की जो आपको हैरान कर देगी। महाराष्ट्र के ठाणे से एक बेहद क्रूर और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक आदिवासी युवक को अगवा कर उसके साथ अमानवीयता की गई। आरोप है कि एक ईंट भट्टा मालिक और उसके सहयोगियों ने युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा और उसके घावों पर मिर्ची पाउडर डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 25 वर्षीय पीड़ित पालघर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में ईंट भट्टा मालिक नंदू देवलीकर और उसके एक सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी भिवंडी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह घटना बुधवार दोपहर की बताई गई है। आरोपियों को पीड़ित के बड़े भाई की तलाश थी, जिसने कथित तौर पर उनसे करीब 50,000 रुपए उधार लिए थे। जब उन्हें उसका भाई नहीं मिला तो उन्होंने युवक को ही निशाना बना डाला। एफआईआर के मुताबिक आरोपी युवक के पास पहुंचे और उसे ये कहकर अपने साथ ले गए कि वो उसके भाई को ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद वो उसे जबरन एक 4 पहिया वाहन में बैठाकर अलग अलग ईंट भट्टों पर ले गए, जहां वो उसके भाई की तलाश कर रहे थे। जब आरोपियों को उसका भाई कहीं नहीं मिला तो वो युवक को भिवंडी के पास ले गए। वहां स्थित ईंट भट्टे पर ले जाकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।